Good morning, everyone. So, as you know, in today's revision, we have to start the new topic. Okay? तो जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स नेम इज इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस. ओके, तो एज यू ऑलरेडी नो कि इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस जो है वो कौन सी सरफेसेस होती हैं. तो दीज आर द सरफेसेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट. ऐसी जो सरफेसेस हैं जिन पर पोटेंशियल सेम है हर एक पॉइंट पर. तो ये डिपेंड करता है कि जो चार्ज प्रेजेंट है वो किस टाइप का है. सिंगल आइसोलेटेड चार्ज अगर है तो अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं कि यहाँ पर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है तो उस चार्ज के आसपास, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R. तो इसमें अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है तो इट मींस द वैल्यू ऑफ चार्ज जो है दैट विल बी कांस्टेंट. उसके अलावा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज वन ऑफ द कांस्टेंट. तो क्या बचता है R. तो इसका मतलब V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है. तो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिस्टेंस पे. तो व्हेन डिस्टेंस विल चेंज देन पोटेंशियल विल आल्सो बी चेंज्ड. तो यहाँ पर अगर हमने सिंगल आइसोलेटेड चार्ज लिया है तो इसके आसपास किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो सबसे पहला आपका डेरिवेशन था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो उसमें मान लीजिए आपने यहाँ पॉइंट P कंसीडर किया और यहाँ तक की डिस्टेंस ली थी R. तो यहाँ पर जितनी भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी चारों तरफ अगर हम डिस्टेंस कंसीडर करें तो इतनी ही डिस्टेंस पे हमेशा पोटेंशियल कैसा होगा, हर एक डायरेक्शन में सेम. क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है तो वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करती है कि डायरेक्शन हम जो पॉइंट P है वो हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, डजंट मैटर. तो इसका मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में ये पॉइंट P कंसीडर करें, बस डिस्टेंस सेम होनी चाहिए R. तो देन पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. तो हमने क्या किया, ये जो R डिस्टेंस है इसको कंसीडर करके हर एक डायरेक्शन में पॉइंट्स लगा लिए. तो सपोज दैट दीज आर द पॉइंट्स. और हमने फिर बाद में इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जब एक सरफेस ड्रॉ की तो देन वी गेट द शेप ऑफ द सरफेस स्फेरिकल. तो ये जो हमें सरफेस मिलती है किस शेप की मिलती है, स्फेरिकल. तो इसका मतलब कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, सेम है, कांस्टेंट है. ओके, तो यही कहलाती है इक्यू पोटेंशियल सरफेस. ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस. तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के केस में जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आपने लिखी थी वो डेफिनेशन यही थी कि इट इज दैट सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट. तो एक ऐसी सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल को फाइंड करें तो वो आपको कैसा मिलना चाहिए, सेम. ओके, तो ये इलेक्ट्रिक इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं जैसा कि हेडिंग से क्लियर है. और इसमें जो कंसीडरेशन लिया जाता है वो डिस्टेंस का लिया जाता है. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. तो अब इसके बाद इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस के शेप्स आते हैं. तो ये भी आपने ये सारा कॉपी में नोट डाउन कर रखा है. शेप्स ऑफ इक्यू पोटेंशियल, शेप्स ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस. तो पहला शेप तो यही आता है कि स्फेरिकल. पहला शेप है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस जो है वो कैसी होगी, स्फेरिकल. तो स्फेरिकल सरफेस जो है वो किस केस में होगी इक्यू पोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल. तो उस केस में आपको लिख देना है कि फॉर अ गिवन आइसोलेटेड चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, शेप कैसा बनाएंगे आप, इस तरीके का बनाएंगे. तो पहला डायग्राम तो आपका यही है. दूसरा जो है वो स्टार्ट होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके, तो अगर आपने आइसोलेटेड चार्ज के लिए बनाया है तो बहुत सारी सरफेसेस आप शो कर सकते हैं इसके अराउंड. तो ऐसे करके यहाँ पर मैंने ये डिफरेंट टाइप की सरफेसेस शो कर दी हैं. ये बीच में सिंगल चार्ज है और ये जो पहली वाली सरफेस आपको मिली है यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए चार्ज से R1 है. तो पहली इक्यू पोटेंशियल सरफेस जो है वो यहाँ पर मिली है. फिर दूसरी ये जो सरफेस मिल रही है ये वाली, तो यहाँ तक की डिस्टेंस को R2 लेट कर लिया है. तो उसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मान लीजिए V1 है.
यहाँ पर पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो सपोज दैट V2, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस वन विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह से ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इन सभी सरफेसेस पर अलग अलग कंसीडर करें तो पोटेंशियल कैसा होगा, डिफरेंट। ओके, उसके अलावा आप यहाँ एक चीज और शो कर सकते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो है, ये मैंने जो दिखाई है, तो जो सिंगल चार्ज है वो प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपको कैसे मिलेंगी, यहाँ पर आउटवर्ड्स। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट आता है, इसको हम बाद में रिवाइज करेंगे। फिलहाल आपको जो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें इतना स्टडी करना था कि हमेशा ये जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस सेम है चार्ज से, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो यू कैन गेट। अब दूसरा जो है वो आप क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा आपको करना है सिस्टम ऑफ चार्जेस को स्टडी। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस जब आप पढ़ेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो सिस्टम में हम सिर्फ दो चार्जेस को कंसीडर करते हैं, चाहे वो हम सिमिलर चार्जेस प्लस प्लस कंसीडर करें या अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस कंसीडर करें। तो यहाँ सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस में दो चार्जेस जो कंसीडर किए हैं वो दोनों चार्जेस अपोजिट सिस्टम ऑफ चार्जेस। और कौन से चार्जेस हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो दीज आर द अपोजिट चार्जेस, कंसीडर कर रहे हैं हम अपोजिट चार्जेस को, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। तो जब हम यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, अब यहाँ पर जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के स्फीयर्स ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्लस चार्ज के लिए हमने पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की, तो ये कैसी सरफेस आएगी, इस तरह की स्फेरिकल, जो अभी आपने कंसीडर की थी। ऐसे ही माइनस वाले चार्ज के लिए जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे माइनस होगी, तो यानी कि पहली जो सरफेस है, पहली सरफेस का मतलब जो चार्ज के बहुत क्लोज होगी, तो वो लगभग आपको स्फेरिकल ही मिलेगी, और जो चार्ज है वो उसके सेंटर में होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपने एक रिलेशन, जो अभी मैंने ड्राइव नहीं किया है, आई विल ड्राइव इट आफ्टरवर्ड्स, एक ये रिलेशन आपने पढ़ा है। क्या रिलेशन है आपका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू the negative rate of change of electric potential with distance। तो माइनस dV over dr होता है, या इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कंसीडर क्या कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि वो सरफेस जिस पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पर सेपरेशन जो है, सेपरेशन कहां से, चार्ज से जो सेपरेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये जो आपका प्लस और माइनस चार्जेस का कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो इस वाले रीजन में जो चार्जेस के बीच वाला रीजन है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू दिस एरिया, जो बाहर वाला एरिया, प्लस चार्ज के इस साइड माइनस चार्ज के इस साइड जो है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इनको फोर्स के लिए, फोर्स का एक्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए जो चार्जेस हैं वो इस साइड में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इनके सामने एक दूसरे के चार्ज की प्रेजेंस है। तो यहाँ पर फोर्स या फील्ड दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इस वाले रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वाले रीजन में क्या होगा, अगर आप बहुत पास में भी थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर करेंगे, जैसे आप चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कवर किया तो आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिली। थोड़ा सा भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल चेंज होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हाई है तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा लगेगा, तो जो गिवन चार्ज है उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो पास पास मिलना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस थोड़ी सी भी चेंज होगी तो पोटेंशियल भी चेंज होने लगेगा। तो अब क्या होगा, अभी आपने देखा था कि चार्ज जो है वो सेंटर पे था इक्विपोटेंशियल सरफेस के, लेकिन अब जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का बनता जाएगा, यानी कि चार्ज जो है
वो थोड़ा सा शिफ्ट होता जाएगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो क्लोज कहाँ पर आपको मिलेंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, और फार्दर अपार्ट कहाँ होती जाएंगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में। तो ऑब्वियसली इस तरह के स्ट्रक्चर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है और वीक कहाँ पर है। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी मिलेगा। पहले वाली सरफेस का ध्यान रखा करिए कि उसके सेंटर पे ही चार्ज होता है, और बाद वाली सरफेस में जो चार्ज है वो शिफ्ट होता जाता है। आपको सरफेसेस क्लोज कहाँ मिलेंगी, इनसाइड इनर वाले रीजन में, और बाहर वाले रीजन में जो है वो दूर एक दूसरे से होती जाएंगी। कहाँ तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों जो स्फीयर्स हैं वो स्फीयर्स टच करने लगे। तो थोड़ा सा डायग्राम को क्लोज बनाइएगा तो इस वाले पॉइंट पे आपके दोनों जो सबसे लास्ट वाली जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी बस वो इंटरसेक्ट ना करें, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टीज में ही एक पॉइंट आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, तो ये आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और कौन से चार्जेस हैं, ये अपोजिट चार्जेस हैं। इनके केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का शेप इस तरीके का होता है। अगर यही आप डायग्राम बना रहे होते सिमिलर चार्जेस के लिए, चाहे वो चार्जेस प्लस प्लस हो या फिर दोनों चार्जेस जो है वो माइनस और माइनस होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो इस तरीके का डायग्राम आप बनाएंगे। उस केस में वही जैसे अभी आपको बनाया था कि ये प्लस चार्ज है और दूसरा प्लस चार्ज ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप शो करें तो आउटवर्ड्स, तो यहाँ और यहाँ इस तरीके का शेप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मिलेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, क्योंकि प्लस प्लस है, रिपेल करेंगे, फोर्स की वैल्यू को कम करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे। तो पहली वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस को तो आपको वैसे ही बनाना है जैसे कि आप बनाते थे, जस्ट लाइक दिस। और बाद वाली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में स्ट्रॉन्ग होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके का शेप आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान आपको वही रखना है कि ये जो सरफेसेस हैं ये कैंसिल आउट ना करें। तो लास्ट वाली सरफेस पर जब आप पहुंचेंगे तो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, और फिर कैसा शेप आपको मिलने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस। जो सिमिलर चार्जेस हैं उनके केस में आपको इस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है वो सिमिलर चार्जेस का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चीज और आती है यहाँ पर, वो ये कि अगर जो चार्जेस हैं वो जो चार्ज है सिंगल पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज की जो हम बात कर रहे थे, वो अगर बहुत ज्यादा दूर है और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल रही हैं, तो अगर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज लाइक दिस, तो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को अगर हम शो करें तो वो सरफेसेस जो हैं वो इस तरह से आती हैं, प्लेन डायग्राम ऐसा बनाएंगे। तो ये किस केस में होता है, जहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है या फिर जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा दूर है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस केस में स्ट्रेट होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी दोज वर प्लेन। तो ये आपको चार शेप्स जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के स्टडी करने होंगे, और वो चार शेप्स कौन कौन से एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो एक तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज होता है जिसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल होती हैं। दूसरा आपका स्टार्ट होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस से। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में फर्स्ट है अपोजिट चार्जेस, और उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए याद रखना पड़ेगा कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो वहां क्लोज होती है। अपोजिट चार्जेस वाले, सिमिलर चार्जेस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर स्ट्रॉन्ग होती है तो बीच में फार्दर अपार्ट होती है। नेक्स्ट वाला है फॉर अ गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती हैं, प्लेन। ओके, तो ये है आपका शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बाद में आपका आता है नेक्स्ट एक रिलेशन जो मैंने अभी बताया था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है जिसके बेस पे हमने इसको ड्राइव किया था। तो
एक बार जो है मैं इसको नोट डाउन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को स्टडी करने के बाद में, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेरिवेशन कर रखा है, तो इसका जो हेडिंग था दैट वाज रिलेशन, ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। तो इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए रिलेशन को भी याद रखिएगा, दिस इज द रिलेशन जो आपको ड्राइव करके लाना है। इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए एक डायग्राम कंसिडर किया, उस डायग्राम में सोर्स चार्ज है प्लस, और यहाँ पर सपोज दैट इस पॉइंट P पर इसका इन्फ्लुएंस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक के डिस्टेंस को R लिखा है। और क्योंकि पोटेंशियल के साथ भी हम रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज था, और जैसा कि आपने सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में किया था, ये 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं A से B, और ये स्मॉल डिस्टेंस जो है वो dr है। तो इस केस में जब आप वर्क डन आपने सबसे पहले फाइंड आउट किया था स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन का जो आपके पास रिलेशन आया था दैट वाज GW इज इक्वल टू F dr, ओके। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो रिलेशन होता है फोर्स का, तो वो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से अगर आप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इट विल बी Q0 E। तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और आपको याद ये भी रखना है कि यहाँ पर क्योंकि फोर्स और जो dr है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ माइनस का साइन आता है। तो हमने जब उसको वेक्टर फॉर्म को सॉल्व किया था, डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ उसको, तो रिलेशन हमारे पास आया था dW इज इक्वल टू -F dr, ये रिलेशन था। तो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो dW इज इक्वल टू -F dr। अब यहाँ से F की वैल्यू जो है वो ऊपर वाले रिलेशन से यहाँ पुट करेंगे, तो माइनस Q0 E इंटू dr, इसको लिखा है मैंने इक्वेशन नंबर 2, माइनस Q0 E इंटू dr। तो ये आपका dW का रिलेशन है। उसके बाद एक और वर्क डन का आपको रिलेशन याद होगा कि जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का दैट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है दैट इज नॉट पोटेंशियल, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको लिखा डेल्टा V। तो यहाँ से डेल्टा या dV लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको dV लिखते हैं, दिस विल बी द स्मॉल वर्क डन, और अपॉन में आएगा Q0, और यहाँ से अगर हम dW फाइंड करें जो कि मैंने यहाँ लिखा है, तो इट विल बी dV इंटू Q0, जहाँ dV या डेल्टा V का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक मूव कराया जा रहा है, तो जैसे जैसे क्लोज आते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल की वैल्यू स्ट्रॉन्ग कब होगी, इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि चार्ज जो कंसिडर किया जाता है टेस्ट चार्ज, वो भी प्लस कंसिडर किया जाता है, जो गिवन सोर्स चार्ज है वो भी प्लस है, तो दोनों में रिपल्जन होगा। जितना कि चार्ज पास में आता जाएगा तो रिपल्जन की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, जो गिवन सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को ज्यादा रिपेल करेगा। तो यहाँ A वाले पॉइंट के कंपैरिजन में जब B वाले पॉइंट पे या उसके भी क्लोज आता है टेस्ट चार्ज, तो ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ जो dV लिखा जा रहा है, तो dV का मतलब किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, B वाले पॉइंट पे ज्यादा होगा। तो वी कैन राइट इट VB माइनस VA, ओके। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ dV का मतलब ये है, और रिलेशन जो है आपका ये हो जाएगा dW इज इक्वल टू dV इंटू Q0। इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो जाएगी। कंपेयर करेंगे जब आप इसको सेकेंड एंड थर्ड को, तो यहाँ वी कैन राइट कंपेयरिंग इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड। तो रिलेशन आपके पास आ जाता है माइनस Q0 E इंटू dr इज इक्वल टू dV इंटू Q0। कैंसिल आउट करेंगे
तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो ये रिलेशन जो है इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो ये जो रिलेशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और स्पेशली इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस में इसका बहुत ज्यादा रोल है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया गया है। तो एक बार जब हम ये सारे टॉपिक्स फिनिश कर लेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस, और इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस के तो न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, ओनली दिस फॉर्मूला इज कमिंग ऑन व्हिच द न्यूमेरिकल इज बेस्ड। बाकी जो आते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दो केसेस हैं, एक तो पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए है और दूसरा डाइपोल के लिए है। तो दोनों जो डेरिवेशंस हैं पोटेंशियल एनर्जी को वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वो डेरिवेशंस भी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगी। तो ये जो रिलेशन है आपको पता है ये पहले आ रहा है, इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस बाद में आ रही है। तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन या फिर आपको उसको देखना है समझना है देन यू कैन डू। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस। तो आपको पता है इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस जो है उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, और जिनमें 4 प्रॉपर्टीज या तो आपसे उनका अलग से एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देके कि वाई इट इज सो, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस। जितनी भी आपसे पूछी जा रही है उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक बार मैं रिकॉल कर दे रही हूँ कि व्हाट आर द 4 इक्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि जो सरफेसेस हैं वो इक्यू पोटेंशियल हैं, तो हमेशा किसी भी इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क होता है वो हमेशा 0 होता है। वर्क डन इज ऑलवेज 0 on an equipotential surface. Work done is 0 to move a charge on an equipotential surface. एक प्रॉपर्टी ये। अब रीजन एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपर्टी जब एक्सप्लेन होगी तब होगा। सेकंड है आपका कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए आपने देखा है कि हर एक पॉइंट पर जहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी या नॉर्मल होगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो क्लोजर होती हैं। कौन से रीजन्स में क्लोजर होती हैं? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के पास होती हैं, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन्स में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनसे ही हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन जो है कुछ में रिलेशन से है, फॉर्मूले से है, और कुछ में जो है वो डायग्राम बेस्ड है। तो उसको एक्सप्लेन करना, लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लैंग्वेज वाले थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप जब सभी प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे तभी प्रॉपरली उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। So these are the properties of equipotential surfaces. तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करना है वो है वर्क डन to move a charge on an equipotential surface. On an equipotential surface is 0. तो how it is possible? इसके लिए सबसे पहले जो डायग्राम आपने बनाया था सिंगल आइसोलेटेड चार्ज का, तो सेम डायग्राम आई एम मेकिंग हियर। ये है सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, और इसके आसपास जो है these are the equipotential surfaces.
तो मान लीजिए हमने ये कंसिडर की ये वाली सरफेस, तो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक चीज और शो की थी आपने इसके आसपास कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्मल या परपेंडिकुलर होती है। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। ये आप दोनों में बना सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी में भी बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि वर्क डन का जो रिलेशन होता है W, वो रिलेशन होता है Q, ये चार्ज है, और यहाँ पर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो सा भी जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रॉन्ग है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर आपने कंपेयर किया कि चार्ज को मूव कराना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो दिस पॉइंट इज A और दिस पॉइंट इज B। तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लिया कि लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू क्लोज पॉइंट्स A एंड B इज VB एंड VA। ये वो चार्ज है जिसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराया जा रहा है। फाइंड क्या करना है आपको? वर्क डन। लेकिन क्या होता है लेकिन सरफेस कहला रही है इक्विपोटेंशियल। तो सरफेस पे तो हर एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हम कहीं भी कंसीडर करते हैं, तो पोटेंशियल कैसा होगा उस पॉइंट पे? सेम, इक्वल। तो वी हैव टू राइट कि VB इज इक्वल टू VA, और इस केस में वर्क डन कैसा हो जाएगा? 0। ये प्रॉपर्टी सबसे इजी है, इसका डेरिवेशन भी बहुत छोटा है, इसको एक्सप्लेन करना भी आसान है कि हमेशा क्या होता है कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने में वर्क कैसा होता है? 0। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। डायग्राम आपको यही वाला बनाना है, डायग्राम में शो करनी है ये सारी चीजें, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है A से B तक मूव कराना, तो ये आप दिखाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज normal to a given equipotential surface। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? हमेशा नॉर्मल या परपेंडिकुलर, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपको याद है कि ये जो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स होता है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी ये प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा गिवन जो सरफेस है, जो कंडक्टर है, जो चार्ज है, उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर ही क्यों होती है। तो वहां और यहाँ दोनों में रीजन लगभग एक ही जैसा है, और ये मानते हैं इस केस में, ये आपको हमेशा याद रखना है कि कंट्राडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन तो है नॉर्मल परपेंडिकुलर, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड टू द गिवन सरफेस। जो गिवन सरफेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इंक्लाइंड है। ओके, तो हम यहाँ इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इसमें बस आपको टोटल थ्योरी में आंसर देना है, रीजनिंग बतानी है। उसमें आपको ये बताना है कि लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड टू द गिवन सरफेस, गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन उस कंडीशन में क्या होगा? इट हैज टू कंपोनेंट्स, दो नॉन जीरो कंपोनेंट्स होंगे इसके, और जब दो नॉन जीरो कंपोनेंट्स होंगे तो वो वाला कंपोनेंट जो जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस कंडीशन में जो दो नॉन जीरो कंपोनेंट्स आएंगे उनमें एक ये और एक ये होगा। बल्कि